संघर्षों में मीडिया की भूमिका, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के विशेष संदर्भ में। प्रिय विद्यार्थियों, युद्धों में और संघर्षों में मीडिया की ऐतिहासिक भूमिका को पढ़ते हुए पिछले कुछ अध्याय में हम लोगों ने अमेरिकी गृह युद्ध में मीडिया की भूमिका और स्पेन अमेरिका युद्ध में मीडिया की भूमिका के बारे में समझा। ये जाना कि किस तरह से इन युद्धों में धीरे धीरे मीडिया का कद और उसका प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो युद्ध में एक निर्णायक तत्व के रूप में स्थापित हो गया। आज हम लोग दोनों विश्व युद्धों में मीडिया की भूमिका पर एक चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और वर्ष 1918 तक चला था। इसमें एक तरफ जहां जर्मनी और ऑस्ट्रिया जैसे देश थे तो दूसरी तरफ फ्रांस और रूस जैसे देश थे जिन्हें आगे चलकर ब्रिटेन और अमेरिका की सहायता भी मिली। 4 साल तक चले इस युद्ध में युद्धों के इतिहास में इसको पहला पूर्ण युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि लगभग पूरी दुनिया का कोई न कोई देश किसी न किसी पक्ष के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लड़ रहा था। मीडिया के उपयोग के नजरिए से भी यह युद्ध बहुत अहम माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि दोनों पक्षों ने खुलकर और योजनाबद्ध ढंग से मीडिया का इसमें इस्तेमाल किया। खास तौर पर जो मित्र देश थे वो ये प्रचारित करने में सफल रहे कि जर्मन और उसके मित्र देश अत्याचार और क्रूरता की पराकाष्ठा कर रहे हैं। दरअसल इस तरह की छवि निर्माण के पीछे अपने देश के जनमत को और विश्व जनमत को जर्मनी और उसके दोस्तों के खिलाफ करना था, और कई बार तो इसके लिए बहुत योजनाबद्ध ढंग से मीडिया का इस्तेमाल किया गया। वर्ष 1914 जब अभी युद्ध शुरू ही हुआ था तो अगस्त महीने में लंदन टाइम्स ने एक खबर छापी जिसमें यह कहा गया कि जर्मन सैनिकों ने एक छोटे बच्चे के दोनों हाथ काट दिए और इस तरह से उनकी क्रूरता की चर्चा की थी। कुछ ही दिनों बाद एक फ्रांसीसी समाचार पत्र ने जर्मन सैनिकों के एक डिनर की तस्वीर छापी जिसमें नीचे यह लिखा हुआ था कि उसी छोटे बच्चे के हाथ का मांस पकाकर यह दावत हुई। हालांकि अखबार ने इसकी सत्यता का कोई प्रमाण तो नहीं दिया, लेकिन इस घटना ने जर्मन सैनिकों के खिलाफ आम जनता के मन में एक आक्रोश का गहरा प्रभाव पैदा किया। एक इसी तरह की और घटना घटी 5 अगस्त 1914 को। एक जर्मन अखबार ने तब छापा कि ब्रिटेन जर्मनी पर रासायनिक हथियारों से हमला करने वाला है। अब इस खबर के बाद एक जबरदस्त सनसनी तो फैली ही, जर्मनी में ब्रिटेन विरोधी प्रदर्शनों का सिलसिला भी शुरू हो गया। इस तरह ये लड़ाई मीडिया के इस्तेमाल से इतने खराब स्तर पर पहुंच गई कि दोनों पक्षों को ये लगने लगा कि अगर मीडिया की भूमिका को नियंत्रित नहीं किया गया तो इसका खामियाजा दोनों पक्षों को भुगतना पड़ेगा। और एक बार तो स्थितियां इतनी खराब हुई कि ब्रिटेन ने अटलांटिक ओशन से होकर गुजरने वाली जो जर्मन केबल्स थी जिसके जरिए सूचना संप्रेषण का काम होता था, तो उसको ही काट दिया, इन केबल्स को काट दिया। अब इससे जर्मनी और ऑस्ट्रिया की खबरें दुनिया के बाकी हिस्सों में नहीं जा पाती थी। इसका फायदा मित्र देशों ने यह उठाया कि उनके विरुद्ध प्रचार करने का एक व्यापक अवसर हासिल किया और पूरी दुनिया में जर्मनी और उसके दोस्तों को एक अत्याचारी और क्रूर पक्ष के तौर पर, एक आक्रामक और युद्ध प्रिय देश के तौर पर स्थापित किया। इसी समय प्रथम विश्व युद्ध में ही फिल्म माध्यम का भी जबरदस्त इस्तेमाल किया। आपको याद होगा कि स्पेन अमेरिका युद्ध में सिंकिंग ऑफ माइने, एक युद्धपोत था अमेरिका का माइने, जिसके
डूबने के विषय में एक काल्पनिक फिल्म बनाई थी अमेरिकन्स ने, और उसको अपने फिल्म थिएटर्स में दिखाया था, जिसका अमेरिकी जनमानस पर बड़ा गहरा असर पड़ा था और सरकार भी उससे बाध्य हुई थी कि वो सीधे सीधे इस युद्ध में उतर आए। तो उसी समय इस बात की बुनियाद रखी जा चुकी थी कि कैसे फिल्में युद्धों में इस्तेमाल की जा सकती हैं, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तो इसका ज़बरदस्त इस्तेमाल किया गया। और कई बार तो युद्ध के वास्तविक दृश्यों के साथ साथ जो इस तरह के प्रायोगिक दृश्य थे, यानी जिसको कि आर्टिफिशियली स्टूडियो में या मिनिएचर शूटिंग के जरिए तैयार किया गया था, इन सबको मिलाकर पूरी दुनिया में नए नए प्रोडक्शंस के जरिए इसको जर्मन सेनाओं के खिलाफ या जर्मन पक्ष के खिलाफ एक हथियार के बतौर इस्तेमाल किया गया। प्रथम विश्व युद्ध की तरह द्वितीय विश्व युद्ध में भी बहुत ही रक्तरंजित संघर्ष हुए, और हम सभी जानते हैं कि तकनीक और विज्ञान के शायद सबसे व्यापक इस्तेमाल के चलते ये द्वितीय विश्व युद्ध जाना जाता है। लेकिन इस विश्व युद्ध को मीडिया की भूमिका के नज़रिए से भी अत्यंत अहम माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि हिटलर के उभार के साथ जर्मनी को एक ऐसा नेता मिल गया था जो भावनात्मक प्रचार के चलते जनता के मन मस्तिष्क पर अधिकार करने में सफल था, और उसके नेतृत्व में जर्मन जनता जो थी वो वर्साय की संधि में हुए अपमान का बदला लेना चाहती थी और फिर से अपने गौरव को हासिल करना चाहती थी। वो एक पराजित कौम की तरह नहीं रहना चाहती थी। हिटलर ने उसके मनोभावों को अभिव्यक्ति दी थी। उधर 1917 में क्रांति के बाद सोवियत संघ में सत्ता में आई जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो भी प्रचार युद्ध में दक्ष थी। ठीक इसी समय इटली में बेनिटो मुसोलिनी एक शासक के तौर पर, एक तानाशाह के तौर पर सत्ता में आए, जो आत्म प्रचार और शत्रु की चरित्र हत्या जैसे हथियारों में विश्वास करते थे। मतलब वो न सिर्फ अपना प्रचार करते थे बल्कि शत्रु के चरित्र हत्या में, उसके छवि मर्दन में भी विश्वास रखते थे। 1920 के आसपास इसी समय रेडियो का कॉमर्शियल यूज, व्यावसायिक प्रचलन भी शुरू हो गया था और उस पर समाचार भी प्रसारित होने लगे थे। तो एक तरह से देखा जाए तो उस समय बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो कि उस समाज में घटित हो रही थीं, और जब रेडियो पर खबरें चलने लगीं तो इसने सूचना क्रांति में एक ज़बरदस्त लहर पैदा की। 1-2 वर्ष के भीतर ही बोलने वाली फिल्में भी आ गई। पहले मूक फिल्में होती थीं, अब उसमें आवाज़ भी आने लगी, और अचानक उसका जो उसकी प्रभावोत्पादकता थी, जो उसका असर था, वो कई गुना बढ़ गया। तो उस ज़माने में जो दुनिया में शासक थे, उन सभी शासकों ने संचार माध्यमों की इस शक्ति को और इस प्रभाव को अपने अपने पक्ष में इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। जर्मनी ने वर्साय की संधि के जो भी प्रतिबंध थे और प्रावधान थे, उनकी खुलेआम आलोचना करने शुरू किया, और जर्मन जनता को हिटलर ने विश्वास दिलाया कि जीत हमारी ही होगी। उसने पहले ऑस्ट्रिया और फिर बाद में जब चेकोस्लोवाकिया की तरफ अपनी मुहिम छेड़ी और अधिकार किया, उसके जवाब में फ्रांस और ब्रिटेन ने भी घेराबंदी शुरू की। आगे चलकर सोवियत संघ और अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गए। अमेरिका पहले तो इस युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन 1939 में जब जर्मनी का साथ दे रही जापानी सेनाओं ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया, तब अमेरिकी पूरी सक्रियता के साथ मित्र देशों के मोर्चे में शामिल हो गए। जब अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ तो उसकी जो अपनी योजना थी, उसमें सबसे पहले ये तय किया गया कि इस युद्ध में मीडिया को एक दूरी बनाकर रखने के लिए कहा जाए, उसको युद्ध में बहुत शामिल न किया जाए। ये अमेरिका की ग्रैंड प्लानिंग का हिस्सा था, और उसको लगता था कि अगर मीडिया इसमें पहले के युद्धों की तरह ही बहुत
उपस्थित रहा तो शायद इस युद्ध के लक्ष्य प्राप्त करने कठिन हो जाएंगे। और इसीलिए 18 दिसंबर 1941 को अमेरिकी पार्लियामेंट में, अमेरिकी संसद में, सीनेट में एक वार पावर्स एक्ट पारित किया गया। इसमें अखबारों पर इस बात की मनाही की गई कि वे अमेरिकी सेनाओं के मूवमेंट से, मतलब उनके आवागमन से संबंधित कोई खबर प्रकाशित नहीं कर सकते। 1 साल के भीतर ही एक और नया कानून आया जिसको हम लोग कोड ऑफ वार टाइम प्रैक्टिस फॉर अमेरिकन प्रेस कहा गया। इसके अंतर्गत अखबारों को इस बात के लिए मना किया गया कि वो सैनिक टुकड़ियों के संचालन और जो डिफेंस प्रोडक्शन है यानी रक्षा उत्पादन है, इसके बारे में आप कोई खबर नहीं छापेंगे। और अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI को इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई। और ये जिम्मेदारी देते हुए राष्ट्रपति आइजनहावर ने कहा कि हमारे और आपके लिए ज़्यादा जरूरी ये है कि किसी तरह से अमेरिकी सूचना शत्रु तक न पहुंचे। इसके लिए जनता और प्रेस दोनों को संयम रखना होगा। इस बीच अमेरिका ने एक और कानून पारित किया और युद्ध में मारे गए किसी भी अमेरिकी सैनिक की फोटो छापने या प्रसारित करने पर रोक लगा दी। ये पाबंदी आज तक जारी है। यहां तक कि अमेरिकी सरकार ने 9/11 की घटना में मारे गए लोगों के चित्र भी प्रसारित करने की बजाय उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतीक चित्रों का इस्तेमाल किया। आपको याद होगा, द्वितीय विश्व युद्ध में प्रसारण के लिहाज से ये अब तक का सबसे बड़ा युद्ध था। इसमें 461 मान्यता प्राप्त युद्ध संवाददाता और 120 मान्यता प्राप्त फोटोग्राफर युद्ध से जुड़ी घटनाओं का कवरेज कर रहे थे। लेकिन जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने चर्चा की कि चूंकि बोलती हुई फिल्मों का दौर आ गया था और स्पेन अमेरिका युद्ध में सिंकिंग ऑफ मायने का असर सबने देख लिया था, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 42 ऐसी फिल्मों का निर्माण हुआ जो पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक प्रचार युद्ध के लिए ही बनाई गई थी। और इन फिल्मों में जर्मनी, जापान और इटली को दानव रूप में प्रस्तुत किया गया था। स्वाभाविक तौर पर इन फिल्मों ने पूरी दुनिया के जनमानस को प्रभावित किया और उस पर असर डाला और ये दुनिया भर में एस्टैब्लिश हो गया कि जर्मन और उनके साथी जो भी उसके मित्र देश हैं वो इस पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और इस मनोवैज्ञानिक लाभ को लेते हुए मित्र देशों ने इस युद्ध में इन शक्तियों को पराजित करने में सफलता प्राप्त की।